चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011। ये जो ईयर होते हैं ना रेगुलेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी आंसर लिख रहे हो उससे पहले अगर आप प्रोविजन आप आंसर में लिखते हो एज पर सेबी दिस प्रोविजन ईयर दिस, तो आपका जो इफेक्ट है वो एक एग्जामिनर के एक चेकर के ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा। मतलब आपका आंसर शुरू करते हो रेगुलेशन के नाम से ही, तो वहाँ पे आपके चांसेस है कि जो आपका इंप्रेशन बनेगा वो अच्छा बनेगा। इसलिए ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रेगुलेशन का आपको ईयर याद होना चाहिए। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन का है, उसका ईयर है 2018। सेबी, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं सेबी SAST, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011। अब इस रेगुलेशन को लाने की जरूरत ही क्या पड़ी? सबसे पहले हम समझते हैं इस रेगुलेशन के पीछे का इंटेंशन क्या था। इंटेंशन समझ में आएगा तो रेगुलेशन के अंदर क्या है वो आप इजीली याद रख सकते हो। मतलब एक इजी हो जाएगा कि हाँ, ये रेगुलेशन लाने का पीछे का इंटेंशन क्या रहा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमारा जो सेबी है उसका इंटेंशन क्या है, उसको किस पर्पस के लिए अपन कर रखा। उसको इस पर्पस से कर रखा है कि उसको प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर का इंटरेस्ट, मतलब टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। ये इसका मेन मोटिव होता है। गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट ही इसी पर्पस के लिए कर रखा है। तो कहीं ना कहीं जाके कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से पब्लिक का जो इंटरेस्ट था वो प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा था, उनके साथ में कुछ फ्रॉड हो रहा था। उस फ्रॉड को बचाने के लिए ये हमारा रेगुलेशन लाया गया है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम क्लियर कर पाएंगे कि इस रेगुलेशन को लाने की जरूरत क्या पड़ी थी। सपोज मान लीजिए एक कंपनी है ABC लिमिटेड। इस ABC लिमिटेड में प्रमोटर है और पब्लिक है। सपोज मान लीजिए प्रमोटर 30% होल्ड कर रहे हैं और पब्लिक 70% होल्ड कर रही है। इस प्रमोटर में से एक कोई ऐसा प्रमोटर है जिसकी मार्केट में बहुत वैल्यू है, मतलब उसकी बहुत रेपुटेशन है। सपोज मान लीजिए एक मिस्टर ए है। अब मिस्टर ए के ऊपर भरोसा करके, मतलब पब्लिक ने क्या सोचा कि अरे इस कंपनी का प्रमोटर कौन है, मिस्टर ए। मिस्टर ए अगर इस कंपनी का प्रमोटर है तो हाँ, हम अपना पैसा लगाने के लिए तैयार है। तो उस मिस्टर ए के ऊपर ट्रस्ट करके लोगों ने उस ABC लिमिटेड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो कहीं ना कहीं जाके मिस्टर ए की वजह से पब्लिक ने 70% शेयर्स को होल्ड कर रखा है और लोग और चाह रहे हैं कि हाँ, इस कंपनी के शेयर हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। खरीदने के पीछे इंटेंशन क्या होगा कि नहीं, मिस्टर ए इस कंपनी को चलाता है, मिस्टर ए का कंट्रोल है इस कंपनी के ऊपर। अगर मान लो कंट्रोल नहीं होता तो पब्लिक की इच्छा वो पैसा लगाएगी नहीं लगाए, पर उनको पता है कि मिस्टर ए इस कंपनी को कंट्रोल करता है तो इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी, और ग्रोथ अच्छी होगी तो वो प्रॉफिट कमाएगी तो उनको शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो उनको ही फायदा है अल्टीमेटली। तो इस भरोसे के ऊपर उन्होंने क्या करा, इस ABC लिमिटेड में पैसा लगाया। हमारी ABC लिमिटेड जो है वो एक लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी है तभी सिक्योरिटी लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। लिस्टेड कंपनी नहीं होती तो सिक्योरिटी लॉ रोल में ही नहीं आता। अब क्या हो रहा था पहले कि मिस्टर ए के पास में है ना कंट्रोल था ABC लिमिटेड का, और वो प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करता था जिसकी होल्डिंग थी 30%। अब मान लीजिए सपोज कोई मिस्टर एक्स आया, उस मिस्टर एक्स ने ऑफर दिया प्रमोटर को कि आप अपनी शेयर्स में से मुझे शेयर्स बेचिए, और उसने क्या करा, प्रमोटर से 20%, सपोज मान लीजिए 20% शेयर्स एक्वायर कर ली, और मार्केट से पब्लिक से भी वो उसने क्या करा, शेयर्स को एक्वायर करने लगा। मान लीजिए उनसे भी 20% एक्वायर कर लिया। तो देखा जाए तो प्रमोटर के पास में कितनी होल्डिंग थी पहले, 30%। अब उन्होंने अपने 20% बेच दी तो अब कितनी रह गई उनके पास में, 10%। और इस मिस्टर एक्स, इसके पास कितनी शेयर होल्डिंग आ गई, उसने प्रमोटर से 20% ले लिया, पब्लिक से 20% ले लिया। अब उसके पास होल्डिंग हो गई 40%। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं जाके ये पर्सन क्या कर रहा है, इस कंपनी को कंट्रोल करने लग गया। पहले कौन कंट्रोल कर रहा था, पब्लिक की इमेज में पहले कौन कंट्रोल कर रहा था, मिस्टर ए। अब कौन कंट्रोल करने लग गया, मिस्टर एक्स। क्यों, मिस्टर एक्स, अरे वो प्रमोटर से भी ज्यादा होल्ड कर रहा है, और प्रमोटर अपने शेयर्स हाँ लॉकिंग पीरियड के अंदर नहीं बेच सकते, पर लॉकिंग पीरियड खत्म होने के बाद में बेच सकते। तो अब कंट्रोल किसके पास चले गया, मिस्टर ए से हटकर मिस्टर एक्स के पास में चले गया। पब्लिक ने पैसे किसके ऊपर ट्रस्ट करके लगाया था, मिस्टर ए के। अब कौन कंट्रोल करने लग गया, मिस्टर एक्स। तो इन पब्लिक के साथ में तो गलत हो गया ना भाई। अब कंट्रोल कौन करने लग गया, मिस्टर एक्स करने लग गया। पहले कौन करता था, मिस्टर ए करता था। ट्रस्ट इशू हो गया। तो कहीं ना कहीं जाके इन पब्लिक के साथ में नाइंसाफी हुई है, इनके साथ में फ्रॉड हुआ है। इनके साथ में फ्रॉड तो नहीं कर सकते पर एक नाइंसाफी तो हुई है ना। तो
सेबी का जो मेन मोटिव था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, उन पब्लिक का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, वो प्रोटेक्शन चले गया। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा रोल में आया सेबी का सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन। तो इसी के साथ में हमारे को एप्लीकेबिलिटी भी पता पड़ जाएगी कि एप्लीकेबल कब होगा, कभी भी कोई भी पर्सन एक स्पेसिफाइड लिमिट दे रखी है, उस लिमिट से ज्यादा के शेयर किसी लिस्टेड कंपनी में एक्वायर करना चाहता है, खरीदना चाहता है, परचेस करना चाहता है, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा पहले सेबी एसएसटी रेगुलेशन। एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एप्लीकेबल कब होगा, कभी भी कोई भी पर्सन, वो भले एक इंडिविजुअल हो सकता है या कोई वो बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है। सपोज हमने यहाँ पे एग्जांपल मिस्टर एक्स का लिया था, तो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल कोई भी पर्सन किसी भी लिस्टेड कंपनी की शेयर्स को एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा एक्वायर कर रहा है, तो उसके ऊपर सेबी एसएसटी रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। अब एप्लीकेबल होने के बाद में उस मिस्टर एक्स को, उस एक्वायरर को करना क्या पड़ेगा, वो रेगुलेशन के अंदर दे रखा है। मतलब ये तो हो गया हमारा एप्लीकेबिलिटी, स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा शेयर्स एक्वायर करना। एप्लीकेबल हो गया, उसके बाद करना क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में उस एक्वायरर को, जो शेयर्स को एक्वायर कर रहा है, उसको एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ओपन ऑफर क्या, सिंपली अगर बात करूं कि मिस्टर एक्स इस कंपनी का कंट्रोलिंग राइट रखने लग गया था, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए कि पब्लिक को एक ऑफर देना चाहिए कि देखो पहले मिस्टर ए था, अब मैं चलाऊंगा इस कंपनी को, मेरे पास में इस कंपनी के 40% शेयर्स है, तो मैं इस कंपनी को कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद है तो अपने शेयर्स रखिए, नहीं पसंद है तो आप एक काम करिए, आपके शेयर्स भी मुझे भेज दीजिए। जैसे ही ये पब्लिक में से जिसको पसंद नहीं है कि मिस्टर एक्स प्रमोटर है या फिर मिस्टर एक्स के पास में इतने शेयर्स रहे, वो पर्सन क्या बोलेगा कि मुझे आपकी कंपनी की शेयर्स नहीं रखनी, उस शेयर्स को कंपलसरी मिस्टर एक्स को खरीदना पड़ेगा। और जिसको लगता है कि नहीं नहीं मिस्टर ए भी अच्छा चला रहा था, मिस्टर एक्स भी अच्छा ही चलाएगा, एक अच्छा पर्सन है वो भी और टैलेंटेड पर्सन है, हाँ तो अच्छा ही चलाएगा, तो मेरे को उस कंपनी की शेयर्स को नहीं बेचनी है। तो ये पब्लिक के पास में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उनके पास में एक राइट है, अगर वो चाहे तो बेच सकते, चाहे तो वो होल्ड करके भी रख सकते। तो उस एक्वायरर को, उसको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा जैसे ही वो एक्वायर करेगा, उस एक्वायरर को एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा। उस ओपन ऑफर को आप यूं भी समझ सकते हो कि एक एग्जिट ऑफर देंगे। उस एग्जिट ऑफर से क्या होगा कि जिसको अपने शेयर नहीं पसंद है कि मिस्टर एक्स आए, वो अपने शेयर्स मिस्टर एक्स को बेच देगा और मिस्टर एक्स को कंपलसरी वो शेयर खरीदनी पड़ेगी। वो खरीदने के बाद में ही वो कंपनी का कंट्रोलिंग राइट रख पाएगा। तो ये रेगुलेशन एप्लीकेबल कब होगी, एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा शेयर्स एक्वायर करता है कोई भी पर्सन एक लिस्टेड कंपनी के अंदर, तो ये रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएगी। रेगुलेशन एप्लीकेबल होने के बाद में, और रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएगी, और एप्लीकेबल होने के बाद में क्या होगा, उस एक्वायरर को एक एग्जिट ऑफर, एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि वो अपनी कंपनी की शेयर्स अगर चाहे तो एक्वायरर को बेच के उस कंपनी से एग्जिट कर सकते हैं, उस कंपनी से जा सकते हैं। क्या हो रहा था, मिस्टर एक्स था, वो क्या था हमारा एक्वायरर, जो एक्वायर कर रहा था, किस कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर रहा था, वो एबीसी लिमिटेड, जो कि एक लिस्टेड कंपनी थी। तो मिस्टर एक्स क्या कर रहा था, एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा की शेयर्स एक्वायर कर रहा था, किसकी, एबीसी लिमिटेड की। तो उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो गया, सेबी का एसएसटी रेगुलेशन। तो रेगुलेशन एप्लीकेबल होने के बाद में उसको क्या करना था, एक एग्जिट ऑफर कह सकते हो आप उसे, या फिर उसे कह सकते हो आप एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा सारे के सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि हाँ आप अपने शेयर्स को मुझे बेच के आप इस कंपनी से चले जाओ, फिर भले मेरा उस कंपनी के ऊपर कंट्रोलिंग राइट है या फिर कुछ भी है उस कंपनी के साथ में, आपको क्या लेना देना, आपने तो अपने शेयर्स बेच भी दी। अब ये रेगुलेशन इतना अच्छा ड्राफ्टेड करा हुआ है कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है कि पब्लिक का इंटरेस्ट या पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रख सके। मतलब किसी भी चांस में, किसी भी एंगल से उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही सेबी का मेन मोटिव था। तो यहाँ पे अगर मान लो कि प्राइस क्या रहेगी, किस प्राइस पे वो अपने शेयर्स को एक्वायर करेगा, वो प्राइस क्या होती है, वो भी इस रेगुलेशन के अंदर निकाल रखी है कि रेगुलेशन 8 दे रखा है प्राइस का, कि किस प्राइस पे ये है ना शेयर्स एक्वायर करेगा, वो भी सेबी ने बता रखा है इस रेगुलेशन के द्वारा, इस प्राइस पे करेगा। और प्राइस भी कोई ऐसी वैसी नहीं प्राइस है
चार पांच प्राइजेस निकालनी पड़ेगी आपको, वो उस चार पांच प्राइजेस में से भी जो हाईएस्ट प्राइस रहेगी उस प्राइस पे इसको खरीदना पड़ेगा। अगर उसको लगता है कि इस प्राइस पे मैं नहीं खरीद सकता तो वो उस कंपनी की उस स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा के शेयर्स को एक्वायर ही नहीं कर पाएगा, और एक्वायर ही नहीं कर पाएगा तो उसके पास में कंट्रोलिंग राइट आएगा ही नहीं। तो उस लिमिट से ज़्यादा एक्वायर करने के बाद में उसके पास कंट्रोल आ रहा है, उस कंट्रोल के लाने के लिए उसको सेबी की इस एसएसटी रेगुलेशन का पूरा कंप्लायंस करना पड़ेगा। एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि रेगुलेशन एप्लीकेबल कब होगी, कभी भी कोई भी पर्सन, कोई भी एक्वायरर किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है या फिर उसके वोटिंग राइट को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, तब जाके उसके ऊपर सेबी एसएसटी रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल होने के बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, उस मिस्टर एक्वायरर को उसको एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको देना पड़ेगा, और उनको ऑफर में क्या बोलेगा कि अगर आपको नहीं पसंद है तो आप अपने शेयर्स भी मुझे बेच दीजिए, और जिसको अगर चाहिए कि हाँ मैं अच्छा हूँ या फिर मैं एक टैलेंटेड बंदा हूँ, कुछ भी हो, तो मैं इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके भी रख सकता हूँ। अब ये पब्लिक के पास में एक ऑप्शन है कि आइदर वो बेच भी सकते हैं, आइदर वो होल्ड करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अपनों ने 3-4 डेफिनेशन कवर कर ली है। देखो सबसे पहले क्या थी, एक्वायरर की। एक्वायरर की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी लिस्टेड कंपनी की स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा की शेयर्स को एक्वायर करना चाहता है तो वो उस पर्सन को बोलते हैं हम एक्वायरर। वो एक्वायरर हमारा कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो एक्वायरर हमारा कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, मतलब कोई कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर सकती है, या फिर कोई इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन लाइक मी, वो भी किसी दूसरी कंपनी की, एक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा एक्वायर कर सकता है। तो एक्वायरर समझ में आ गया कि एक्वायरर कौन होता है। जिस कंपनी के शेयर्स को वो एक्वायर कर रहा है उस कंपनी को बोलते हैं हम टारगेट कंपनी। जो एक्वायर कर रहा है उसको बोलते हैं एक्वायरर, जिस कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर रहे हैं उसको बोलते हैं टारगेट कंपनी। मतलब इस एक्वायरर का टारगेट क्या था, इस कंपनी के शेयर्स को इतने % से ज्यादा एक्वायर करना, तो उसके लिए ये बन जाएगी टारगेट कंपनी। एक्वायरर और टारगेट कंपनी। चलिए सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे रेगुलेशन के अंदर यूज होंगे, उनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले एक्वायरर, मेजरली मैंने आपको बता ही दिया है एक्वायरर कौन होता है, उसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है। एक्वायरर मीन्स एनी पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायर्स और एग्री टू एक्वायर्स वेदर बाय हिमसेल्फ और बाय और थ्रू और विद पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न द शेयर्स वोटिंग राइट एंड कंट्रोल ओवर टारगेट कंपनी। देखो एक्वायर्स मीन्स क्या हो गया कि ऐसा कोई भी पर्सन, उस पर्सन में आ गया हमारा इंडिविजुअल भी आ गया और उसके अंदर हमारा बॉडी कॉर्पोरेट भी आ गया, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या तो वो है ना डायरेक्टली प्रमोटर के पास में चले गया कि मैं आपके शेयर्स वगैरह खरीदना चाहता हूँ, या इनडायरेक्टली किसी और मेथड के थ्रू किसी टारगेट कंपनी के शेयर्स वोटिंग राइट या कंट्रोल एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। ये एक्विजिशन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट तो आप समझ में गए, डायरेक्ट ही पब्लिक के पास में गए और उनसे जाके पब्लिक के साथ पास में गए या प्रमोटर के साथ में गए, उनके जाके खरीद रहे। इनडायरेक्ट कैसे होगा, इनडायरेक्ट एक्विजिशन जब मैं पढ़ूंगा तब आपको वहां पे क्लियर करूंगा कि इनडायरेक्ट कैसे वो एक्वायर कर सकता है। अब ये एक्वायरर खुद अकेला भी कर सकता है या फिर इसके पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट के साथ में भी कर सकता है। अब पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट की भी अलग से पूरी बड़ी डेफिनेशन दे रखी है, उसमें हर एक चीज को बता रखा है कि अगर आप ये हो तो आपके पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट क्या है। एक एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ मैं आपको, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट क्या हुआ। अगर मान लो कोई इंडिविजुअल, एक पर्सन किसी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करना चाहता है, तो वहां पे उस मिस्टर ए है, उसने मान लो 10% होल्ड कर रखी है, और मिस्टर ए की वाइफ है मिसेस एक्स जो भी है, उसने भी शेयर्स एक्वायर कर रखी है 10%। तो जब इसके एक्विजिशन के परसेंटेज कैलकुलेट होंगे ना, तब उसके खुद के एक्विजिशन प्लस उसके पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, तो एक हस्बैंड के लिए माना जाता है कि उसकी वाइफ है, उसके सन्स है, उसके फादर है, उसके बेटे हैं, वो उसके पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट है। एक कंपनी की बात करूं तो उस कंपनी के साथ में उसकी होल्डिंग कंपनी हो गई, उसकी सब्सिडरी कंपनी हो गई, ये कंपनी उसकी मानी जाएगी पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। मतलब ऐसी कंपनी जिसपे भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो एक्वायर कर रहा है उसका ही कंट्रोल है। जैसे कि हस्बैंड का अपने वाइफ के ऊपर कंट्रोल होता है, तो वाइफ ने एक्वायर कर रखी हो या हस्बैंड ने कर रखी हो, दोनों के परसेंटेज को मिला के कैलकुलेट करा जाता है कि वो उसका एक्विजिशन कितना है। तो कोई भी पर्सन, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अपने पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न के थ्रू या उनके साथ में मिलकर किसी भी कंपनी की, कंपनी कौन सी, टारगेट कंपनी की
शेयर्स को, वोटिंग राइट को या कंट्रोल को एक्वायर करना चाहते हैं। कैसे करना चाहते हैं? या वेदर डायरेक्टली या वेदर इनडायरेक्टली। तो उस पर्सन को बोलते हैं हम एक्वायरर। एक्वायरर मीन्स अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली along with person acting in concern or through person acting in concern एग्री या फिर एक्वायर और एग्री टू एक्वायर। या तो वो एक्वायर कर रहा है या फिर वो एक प्रॉमिस कर रहा है कि मैं एक्वायर करूंगा। क्या करूंगा? शेयर्स, वोटिंग राइट या कंट्रोल ओवर ए टारगेट कंपनी। उस पर्सन को बोलते हैं हम एक्वायरर। और जो ये प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम एक्विजिशन। एक्वायरर कौन होगा? वो पर्सन जो एक्वायर कर रहा है। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? एक्विजिशन। टारगेट कंपनी हमारी जिस कंपनी की शेयर्स को या वोटिंग राइट को या कंट्रोल को खरीदने की कोशिश करी जा रही है। अब यहाँ पे टारगेट कंपनी का लिस्टेड कंपनी होना बहुत जरूरी है। अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है वो, तो उसके ऊपर आपका सेबी का एसएसटी रेगुलेशन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। मतलब सपोज मान लो मिस्टर ए है, वो किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की शेयर्स को एक्वायर करना चाहती है, उसके वोटिंग राइट को एक्वायर करना चाहती है, वहां पे हमारा सेबी का एसएसटी रेगुलेशन एप्लीकेबल रोल में ही नहीं आएगा। अगर वो एक टारगेट कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है तो नहीं आएगा। टारगेट कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तभी हमारा सेबी का एसएसटी रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे शेयर्स तो आप समझ गए कि हाँ शेयर्स क्या होता है। वोटिंग राइट भी आप कंपनी एक्ट में पढ़े हुए। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल की डेफिनेशन दे रखी है कि मेजोरिटी टू अपॉन डायरेक्टर। अगर किसी पर्सन के पास में ऐसा राइट आ रहा है जिस राइट के थ्रू वो इस टारगेट कंपनी के मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, 10 डायरेक्टर है तो उसमें से 5 से ज्यादा को डायरेक्टर को अपॉइंट करने का राइट आ गया, या कोई मैनेजमेंट करना है, उस कंपनी को मैनेज करने की पॉलिसीज वगैरह है, डिसीजन लेना है, वो उस थर्ड पर्सन के पास में आ रहा है। तो वहां पे वो भले शेयर्स के थ्रू आ रहा हो या फिर किसी एग्रीमेंट के थ्रू आ रहा हो, भले वो एग्रीमेंट हो शेयर होल्डर के साथ में या फिर वो कोई वोटिंग एग्रीमेंट हो या फिर कोई शेयर होल्डर एग्रीमेंट हो, ऐसे किसी एग्रीमेंट के तहत किसी पर्सन को उस टारगेट कंपनी को कंट्रोल करने का राइट आ रहा है, उसको बोलते हैं हम कंट्रोल। अब ये कंट्रोल किसी पोजीशन के थ्रू नहीं होना चाहिए। जैसे कि सपोज टारगेट कंपनी में कोई डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर के पास में तो है ना राइट ही है कि उस कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करे। ऐसा कोई है, ऐसे कोई पावर आ रहा है जो डायरेक्टर की पोजीशन के थ्रू आ रहा है, तो उस केस में कंट्रोल, उसको कंट्रोल नहीं बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्टर का तो रोल ही होता है, उसको अपॉइंट इसलिए करा होता है कि उस टारगेट कंपनी या किसी भी कंपनी को वो मैनेज करे। तो किसी पोजीशन के थ्रू आपको वो पावर मिल रही है तो उसमें कंट्रोल का रोल नहीं आएगा। किसी दूसरे के कारण, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, शेयर के थ्रू भी हो सकता है या फिर किसी एग्रीमेंट के तहत भी हो सकता है, या फिर डायरेक्टर नहीं बोल रखा है किसी पर्सन को कि नहीं आप इस कंपनी के डिसीजन या फिर इस कंपनी के जो भी मेजर डिसीजन होंगे वो आप लोगे, इस तरह से आप कोई कंट्रोल एक्वायर कर रहे हो तो वहां पे भी हमारा सेबी का एसएसटी रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। शेयर्स भी कर सकते हैं, वोटिंग राइट भी कर सकते हैं और कोई कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल में क्या हो गया? मेजोरिटी डायरेक्टर को अपॉइंट करना या कोई डिसीजन लेना, कोई मैनेजमेंट का डिसीजन लेने का पावर किसी पर्सन के पास में आ जा रहा है तो उसको भी बोलते हैं हम कंट्रोल। अब आगे हम देखते हैं हमने देख लिया एक्वायरर क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया। इसके साथ में बोला गया था पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। अब पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न का मतलब क्या होता है? पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न का मतलब होता है, अगर मान लो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे दे रखी है कि किसी भी पर्सन का मतलब एक्वायरर का, एक्वायरर में दोनों आगे इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट की, तो उसको मैं रिफर करूंगा पर्सन में दोनों हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी और कंपनी भी। किसी पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ में कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई एग्रीमेंट है जो कि फॉर्मल राइटिंग में लिख रखा हो या फिर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हो कि नहीं तू और मैं मिलके इस एक्स कंपनी की शेयर्स को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रखा है, ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग है किसी दो पर्सन के बीच में, तो उससे भी हम बोलेंगे पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, वो एबीसी लिमिटेड की कंपनी की शेयर्स को एक्वायर करना चाहता है एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा, और उसने एक एग्रीमेंट कर लिया मिस्टर बी के साथ में कि भाई मैं भी एक्वायर कर रहा हूँ, तू भी उस कंपनी की शेयर्स को एक्वायर कर। तो यहाँ पे हम दोनों को मान लिया जाएगा
पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। इन दोनों के बीच में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट भी हो सकता है या फिर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि रिटन एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रखा है उन लोगों ने तो वहां पे भी बोल दिया जाएगा कि वो दोनों पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न है। नेक्स्ट, कोई भी अगर मान लो इमीडिएट रिलेटिव है, इमीडिएट रिलेटिव को भी मान लिया जाएगा कि वो पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट है। इसमें क्या आ गया, स्पाउस आ गया, स्पाउस मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, फादर आ गया, चिल्ड्रन आ गए, ब्रदर आ गया, सिस्टर आ गई, ये सब मतलब एक फैमिली की बात कर रहे हैं हम। ये फैमिली है तो उनको भी मान लिया जाएगा पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। सेकंड, अगर मान लो कोई कंपनी है तो उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, उन दोनों कंपनी को भी मान लिया जाएगा पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। मतलब मान लो इसके पास में 10% शेयर्स है, उसकी होल्डिंग कंपनी है, उस होल्डिंग कंपनी के पास में भी उस टारगेट कंपनी की 5% शेयर्स है। तो जब हम लिमिट काउंट करेंगे ना कि स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा एक्वायर कर रहे हैं तो 10% प्लस 5% 15% शेयर्स मानी जाएगी इस कंपनी के पास में। और ये कंपनी जब एक स्पेसिफाइड लिमिट जो है वो 25% की है एक बार के लिए, उस 25% से ज़्यादा के शेयर एक्वायर करेगा उसको ओपन ऑफर देना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। सपोज मान लो उसके पास में 10 ही था और उसके होल्डिंग कंपनी के पास में 5 था और उसको और एडिशनल एक्वायर करना है 14%। तो यहाँ पे अगर उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से देखिए तो उसके पास में 10% ही था और 14% एक्वायर करना चाहता है, मतलब उसके पास में हो गए 24%। और हमारी ट्रिगर पॉइंट मतलब वो स्पेसिफाइड लिमिट वो है 25% की। तो यहाँ पे देखा जाए तो उसकी 25% से ज़्यादा की तो वो एक्वायर ही नहीं करता, तो उसको ओपन ऑफर देने की जरूरत ही नहीं है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। बट ऐसा नहीं होगा, उसके पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न कौन है, होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी की भी शेयर्स इसके साथ में काउंट करी जाएगी और उसके एग्जिस्टिंग शेयर्स मानी जाएगी 15% है वो, और एडिशनल 14% करना चाहता है तो उसकी होल्डिंग हो जाएगी 29%, जो कि 25% से ज़्यादा है। तो इन सच केस उसको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। तो मतलब होल्डिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर्सन अलोंग इंडिविजुअली और उसके साथ में पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट की शेयर्स भी कैलकुलेट करी जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी एक्वायरर है वो अपने पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट के साथ में भी किसी कंपनी को एक्वायर करना चाहता होता है। क्यों, क्योंकि इस कंपनी में मान लो कोई भी डायरेक्टर है वो इस कंपनी के भी अंदर डायरेक्टर होगा, तो इस कंपनी के थ्रू भी उसके पास में पावर है किसी टारगेट कंपनी का और इस कंपनी के पास से भी पावर है, तो दोनों तरफ के पावर को कंसोलिडेट कर दिया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर बात करूं, दो चीजें पढ़ी हमने अभी तक, एक इमीडिएट रिलेटिव, एक पढ़ा हमने कोई कंपनी है तो उसकी होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी। थर्ड, किसी भी कंपनी के डायरेक्टर को भी हम माना जाएगा पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट है। मतलब अगर कोई कंपनी है उस कंपनी का जो डायरेक्टर है उसके डायरेक्टर की शेयर्स भी इंक्लूड कर लिए जाएगी, ऐसा मान लिया जाएगा कि वो भी उसका पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट है। फोर्थ में 4 चीजें याद रखो एक ही साथ में, म्यूचुअल फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, वेंचर कैपिटल फंड और एक और आ जाएगा आपका कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। अब इन चारों की जब अलग अलग आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तब इसके अंदर बताऊंगा कि हाँ इसके अंदर एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी होती है, इसके अंदर ट्रस्टी भी होते हैं, इसके अंदर स्पॉन्सर्स भी होते हैं। तो इन चारों के कोई भी स्पॉन्सर्स है, इन चारों की कोई भी रेस्पेक्टिव कंपनीज है जिसको हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब उनका लिंक होता है इन कंपनी के साथ में, वो आपस में मिलके काम करती है। ट्रस्टी हो गए, इन चीजों को क्या मान लिया जाएगा कि हाँ ये भी इनके साथ में मिलके काम करते हैं और ये भी मान लिया जाता है कि ये पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट है। फिफ्थ पॉइंट मान लो आप वेंचर कैपिटल फंड का या फिर मर्चेंट बैंकर का। मर्चेंट बैंकर के और वेंचर कैपिटल फंड के इनके जो क्लाइंट्स होते हैं उन क्लाइंट्स को मान लिया जाता है कि वो पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट है,
क्यों? क्योंकि मर्चेंट बैंकर ही राय देता है, जैसे कि मर्चेंट बैंकर को ओपिनियन दे रहा है किसी पर्सन को, उसके क्लाइंट को, कि नहीं इस कंपनी की शेयर्स एक्वायर करो, और वो खुद भी एक्वायर कर रहा है और फिर अपने क्लाइंट को बोल रहा है कि नहीं ऐसे ऐसे करो, इस कंपनी में ऐसा करो, ऐसा करो। तो वहां पे क्या मान लिया जाता है कि वो मर्चेंट बैंकर और उसके सारे क्लाइंट जो उस टारगेट कंपनी में शेयर होल्ड कर रहे हैं, वो पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट है। पहले मैंने आपको जब मर्चेंट बैंकर बताया था ना, वहाँ पे मैंने मर्चेंट बैंकर और वेंचर कैपिटल फंड बता दिया था। वहाँ पे वेंचर कैपिटल फंड नहीं है, वहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर है, पोर्टफोलियो मैनेजर या उसके क्लाइंट से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा शुरू होता है। मान लीजिए कोई भी हमारा एक्वायरर है, उस एक्वायरर के कोई भी बैंक्स है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर है, या फिर मान लीजिए उस एक्वायरर के कोई भी स्टॉक ब्रोकर है मान लीजिए, तो अगर वो पर्सन है तो वो भी उसके पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट कहलाएंगे। साथ ही साथ अगर मान लो वो कंपनी कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट के भी कोई भी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर स्टॉक ब्रोकर है, तो वो भी उसके एक्वायरर के पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट कहलाएंगे। प्लस अगर वो मान लो कोई इंडिविजुअल है, तो उस इंडिविजुअल के इमीडिएट रिलेटिव कोई पर्सन है, जैसे उसकी वाइफ है, उस वाइफ के फाइनेंशियल बैंक, फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर स्टॉक ब्रोकर है, तो वो भी उस एक्वायरर के साथ में पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न कहलाएंगे। क्या बोला मैंने यहाँ पे मैंने बोला एक्वायरर है, एक्वायरर का खुद का बैंक या फिर एक्वायरर का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या उसका स्टॉक ब्रोकर। ये तो लिंक हमारे को डायरेक्टली समझ में आ गया। मैं एक्वायरर हूँ तो मेरा कोई भी फाइनेंशियल बैंक है, मेरा कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर है या स्टॉक ब्रोकर है, वो मेरा पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न कहला जाएगा। अगर मान लीजिए मैं एक बॉडी कॉर्पोरेट हूँ, तो मेरे बॉडी कॉर्पोरेट की ये तीनों चीजें, या फिर मेरे बॉडी कॉर्पोरेट का कोई होल्डिंग कंपनी या कोई सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी, उन कंपनियों के कोई भी बैंक, फाइनेंशियल एडवाइजर या स्टॉक ब्रोकर है, तो भी वो मेरे पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न कहलाएगा। अगर मान लीजिए मैं इंडिविजुअल हूँ, तो इंडिविजुअल के जो इमीडिएट रिलेटिव है, उन इमीडिएट रिलेटिव की कोई भी बैंक, फाइनेंशियल एडवाइजर या स्टॉक ब्रोकर है, वो भी मेरे पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न कहलाएगी। मतलब अगर मैं डायरेक्टली लिंक करूँ तो डायरेक्टली ये रहा, और इनडायरेक्टली लिंक करूँ तो बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसके होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी, और इंडिविजुअल है तो उसके इमीडिएट रिलेटिव के थ्रू कोई भी कनेक्शन बनता है, तो उन सबको बोलते हैं हम पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। नेक्स्ट है, ये 6 पॉइंट हो गया अपना। 7th पॉइंट है, अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो एक्वायरर है हमारी। इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है हमारी? एक्वायरर है। वो इन्वेस्टमेंट कंपनी में कोई यूनिट होल्डर है या फिर शेयर होल्डर बोल सकते हो उसको। उस शेयर होल्डर ने 10% से ज़्यादा की शेयर्स या फिर यूनिट होल्ड कर रखी है, तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनी और जो होल्डर है जिसने 10% के ज़्यादा के शेयर्स को या यूनिट को एक्वायर कर रखी है, उन दोनों को मानेंगे हम पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। और मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए एबीसी लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसके अंदर मिस्टर ए ने 10% से ज़्यादा की शेयर्स एक्वायर कर रखी है, तो एबीसी लिमिटेड और उसका पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न हो जाएगा मिस्टर ए। उस मिस्टर ए ने 10% से ज़्यादा की शेयर्स कहाँ एक्वायर कर रखी है? एबीसी लिमिटेड में। और उसी मिस्टर ए ने किसी XYZ इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसके अंदर भी 10% से ज़्यादा की शेयर्स एक्वायर कर रखी है, तो ये कंपनी प्लस मिस्टर ए प्लस XYZ लिमिटेड, ये तीनों कंपनी कहलाएगी पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। मतलब इस कंपनी के खुद का कोई इन्वेस्टर जिसने 10% से ज़्यादा एक्वायर कर रखी है, और उसी 10% से ज़्यादा एक्वायर करने वाले पर्सन ने किसी और इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर भी 10% से ज़्यादा की शेयर एक्वायर कर रखी है, तो वहाँ पे भी इन तीनों को मान लिया जाएगा पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। और इन तीनों की शेयर होल्डिंग को जोड़ के ही देखा जाएगा कि वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न का रिवीजन करा देता हूँ मैं आपको कि क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पे। एक्वायरर तो पढ़ लिया हमने कि हाँ, एक्वायरर खुद अकेला इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या फिर स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा क्रॉस करना चाहता है, तो उसे ओपन ऑफर देना ही देना है। पर अगर मान लो वो इनडायरेक्टली अपने जैसे कि वाइफ के थ्रू भी कंट्रोल कर रहा है और खुद भी उस कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर रहा है, तो उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे रेगुलेशन में क्या लिख दिया है कि अलोंग विथ पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न या थ्रू पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। मिस्टर ए है, वो पहले से मान लो होल्ड करता है 10%, और उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ के पास में 15% है, तो ये दोनों की परसेंट को इंक्लूड करके निकाला जाएगा और उस वाइफ को क्या मान लिया जाएगा? वो पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं बनाते तो वो मिस्टर ए और शेयर्स को एक्वायर करता,
तो उसके पास पहले से 10% तो थे, 15% वाइफ के पास थे, तो वाइफ को भी वो ऑर्डर वही दे रहा था कि इस कंपनी में अगर ऐसा करना है, इस रेजोल्यूशन के लिए ये मतलब इस रेगुलेशन के लिए यस करना या फिर इस रेजोल्यूशन के लिए ना करना, वो हाथ में किसके था? मिस्टर ए की। तो मिस्टर ए डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10 प्लस 15 25% के शेयर्स को कंट्रोल कर रहा था। तो यहाँ पे अगर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न का रोल नहीं दिया जाता, यहाँ पे इसका प्रोविजन नहीं दिया जाता, तो यहाँ पे भी वापस फ्रॉड होने की या फिर इन्वेस्टर के साथ में नाइंसाफी होने की चांसेस थी। इसलिए इसको इतना अच्छे से ड्राफ्ट करा गया है कि हर एक एंगल से देखा गया है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जाए। तो वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट निकाल दिया? पर्सन एक्वायरर हिमसेल्फ और अलोंग विथ हिज पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। अगर एक्वायर कर रहा है या एग्री टू एक्वायर कर रहा है वोटिंग राइट, शेयर्स या फिर कंट्रोल ओवर टारगेट कंपनी, तो वहाँ पे अपना सेबी एसएसटी रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या क्या पढ़ा हमने? एक तो एक्वायरर खुद, ये पढ़ लिया हमने। पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न, इसमें क्या लिखा हमने? किसी का कॉमन ऑब्जेक्टिव है, भले वो राइटिंग में है, भले वो डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है, भले वो एक अंडरस्टैंडिंग है, और उन दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है या फिर उन दोनों का पर्पस सेम है, भले दो या दो से ज़्यादा पर्सन है, उनका सबका पर्पस या उन सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि इस कंपनी के टारगेट कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करना है, तो वो मान लिया जाएंगे पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। दूसरा इमीडिएट रिलेटिव हो गया, कोई कंपनी है तो उसकी कंपनी की होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी हो गई, उन कंपनीज के डायरेक्टर हो गए। प्रमोटर है तो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप हो गया, ये सब पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न माने जाएंगे। कोई हमारा मर्चेंट बैंकर है या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर है तो इनके क्लाइंट्स पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न माने जाएंगे। चार चीजें अब, म्यूचुअल फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या फिर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये चारों है। तो इन चारों के स्पॉन्सर्स हो गए, ट्रस्टी हो गए, ट्रस्टी कंपनी हो गई या फिर उनकी कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई। इन सबको क्या मान लिया जाएगा? पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। लास्ट के 2 पॉइंट पढ़े हमने। कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के बैंक से, फाइनेंशियल एडवाइजर से या फिर कोई स्टॉक ब्रोकर है, या वो कंपनी है उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी की है, या फिर वो कोई इंडिविजुअल है तो इमीडिएट रिलेटिव के कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल एडवाइजर या स्टॉक ब्रोकर है, तो उनको क्या मान लिया जाएगा? वो पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न है। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उस इन्वेस्टमेंट कंपनी का यूनिट होल्डर जिसने 10% से ज़्यादा की यूनिट होल्ड कर रखी हो, उस कंपनी की शेयर्स होल्ड कर रखी हो, तो उससे भी मान लिया जाएगा पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। और उस पर्सन ने किसी थर्ड कंपनी में, किसी और कंपनी में 10% से ज़्यादा की शेयर्स को या यूनिट को एक्वायर कर रखा है तो उस थर्ड कंपनी को भी है ना पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न की डेफिनेशन में मान लिया जाएगा। पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन हार्ड तो है, इसको याद रखना सब कुछ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अच्छा मार्क्स में पूछा जाता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि सेबी की एसएसटी रेगुलेशन एप्लीकेबल कब होगी? वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा का एक्विजिशन वाला अगर एप्लीकेबल होगी तो उसको करना क्या पड़ेगा? उस एक्वायरर को एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि हम आपकी शेयर्स खरीदेंगे। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन में एक्वायरर की डेफिनेशन हो गई, एक्विजिशन किसे कहते हैं वो पता पड़ गया, कंट्रोल कैसे एक्वायर करता है कंट्रोल की डेफिनेशन पता पड़ गई, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न हो गया, फिर टारगेट कंपनी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है, 3-4 डेफिनेशन और है, वो हमारे को ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स की। अब किस कंपनी की शेयर्स को हम बोलेंगे फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है और किस कंपनी की शेयर्स को बोलेंगे नहीं वो इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है, उसकी भी एक डेफिनेशन दे रखी है कि इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो तो आपकी शेयर्स को मान लिया जाएगा फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है। अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो तो मान लिया जाएगा कि आपकी कंपनी की शेयर्स इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है। ट्रेडेड का मतलब क्या हो गया? किसी स्टॉक एक्सचेंज पे उस कंपनी की शेयर्स कितनी सेल होती है, कितनी बाय होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग टर्नओवर। तो वो टर्नओवर का एक क्राइटेरिया दे रखा है, उस क्राइटेरिया से ज़्यादा की ट्रेडिंग हो रही है उस कंपनी की शेयर्स की किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो उस कंपनी को बोल दिया जाएगा कि उस कंपनी की शेयर फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है। और अगर उस क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं हो रही तो उसे बोल दिया जाएगा कि कंपनी की शेयर्स इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स है। अब एक बात बताओ, किसी कंपनी की शेयर्स उस लिमिट से ज़्यादा हो रही है, मतलब क्या हुआ? उस कंपनी की शेयर्स को लोग खरीदना चाहते हैं,
बेचना चाहते हैं, एक जना बेचना चाहता है, दूसरा खरीदना चाहता है, दूसरा खरीदना ही नहीं चाहता होता तो पहला बेचता कैसे, बेचेगा किसको। मतलब उस कंपनी की मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो प्राइस इनफ है। मतलब अगर मान लो कोई XYZ लिमिटेड कंपनी है जिसकी ट्रेडिंग अच्छी हो रही है, उस कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज पे लोग बाग बाय और सेल अच्छा से कर रहे हैं, मतलब उसकी जो मार्केट प्राइस है, उस मार्केट प्राइस लोगों के लिए अफोर्डेबल प्राइस है, उस प्राइस पे वो खरीद भी रहे हैं, उस प्राइस पे वो बेच भी रहे हैं। तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरी कंपनी की शेयर्स फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है, जो मेरी मार्केट प्राइस है वो मेरी फेयर प्राइस है। मतलब अगर वो फेयर प्राइस नहीं होती तो लोग बाग उसमें डील ही क्यों करते, उस कंपनी की शेयर्स को खरीदते ही क्यों। और वही मान लो मेरी कंपनी की शेयर्स इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स है, तो इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड क्यों, क्योंकि कोई लोग उसको खरीदना ही नहीं चाह रहे। और खरीदना नहीं चाहने की बेसिक रीजन भी हो सकता है कि उस कंपनी की शेयर्स की जो मार्केट प्राइस है वो फेयर नहीं है। मान लो एक कंपनी की शेयर्स प्राइस है 10 रुपये, उसमें लोग बाग अच्छे खासे बाय सेल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि हाँ 10 रुपये रिजनेबल है। किसी कंपनी की शेयर्स प्राइस है 1005 रुपये, तो वो लोगों को लग रहा है कि नहीं, मार्केट की प्राइस जो 1005 है ना, वो प्राइस फेयर नहीं है। अगर ये 900 होती, 950 होती तो हम उसको खरीद लेते। तो उस प्राइस को फेयर नहीं कह सकते, वो फेयर प्राइस होती तो उसकी ट्रेडिंग होती। ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो इनडायरेक्टली मतलब क्या, उसकी जो मार्केट प्राइस है उसकी फेयर प्राइस नहीं है। ये मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बताई है कि फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड कब होती है, जब उसकी प्राइस फेयर है और उसमें लोग डील करना चाहते हैं, उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना व बेचना चाहते हैं। और अगर उसकी प्राइस फेयर नहीं है तो उस कंपनी की ट्रेडिंग कम होती है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको। इससे हमारे फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स की डेफिनेशन नहीं बताई मैंने आपको, भी एक कॉन्सेप्ट बताया है कि कब हम मान सकते हैं कि हमारी जो मार्केट प्राइस है वो फेयर प्राइस है और कब मान सकते हैं कि मार्केट प्राइस फेयर प्राइस नहीं है। फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स किसको बोलते हैं, कोई भी टारगेट कंपनी, एक बार हम एक्ट में देखते हैं, एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि frequently traded shares means the shares of the target company in which the trading turnover on any stock exchange during the 12 calendar month preceding the calendar month in which public announcement is required to be made under this regulation is at least कितना 10% of total number of shares of such class of target company। जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं, क्या बोल रहा है कि फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स कब मानी जाएगी, कभी भी किसी भी टारगेट कंपनी की जो शेयर्स की ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग कितनी होनी चाहिए, प्रीसीडिंग 12 कैलेंडर मंथ्स में। और कहाँ से, जिस मंथ में आपने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया। पब्लिक अनाउंसमेंट कब देते हैं, जब कोई कंपनी जब कोई अक्वायर किसी टारगेट कंपनी में एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा की एक्विजिशन करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब ये समझो कि पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ मैं इस कंपनी की इस लिमिट से ज़्यादा की शेयर्स को एक्वायर कर रहा हूँ, ऐसा पब्लिक को बताना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक को पता ही नहीं पड़ेगा कि ये कंपनी को कोई एक्वायर करना चाहता है एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा, तो उसके शेयर होल्डर अपने शेयर्स को बेचेंगे कैसे, तो उनको क्या पता होना चाहिए, वो पता कैसे होगा, पब्लिक अनाउंसमेंट के हिसाब से। उस पब्लिक अनाउंसमेंट के ऊपर हमारा 12 मंथ डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मान लो 5 अप्रैल 2023 को हम पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो उसके पिछले वाले महीने से 12 महीने, मतलब उसका पिछले वाला महीना कब आया, 31 मार्च 2023, यहाँ से 12 मंथ्स, यहाँ से 12 मंथ्स होंगे ऑलमोस्ट 1 अप्रैल 2022। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस टारगेट कंपनी का ट्रेडिंग टर्नओवर कब से, जिस महीने में पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ है उसके प्रीसीडिंग कैलेंडर मंथ के 12 मंथ की ट्रेडिंग टर्नओवर निकालेंगे कि इस 12 महीने में इस कंपनी के ट्रेडिंग टर्नओवर कितना रहा। सपोज मान लीजिए इस कंपनी की नंबर ऑफ शेयर्स है 10 लाख रुपए, इस कंपनी का पिछले 12 महीने का मैंने ट्रेडिंग टर्नओवर निकाला कि इस कंपनी की कितने नंबर ऑफ शेयर्स पिछले 12 महीने में ट्रेड हुए, बाय हुए, सेल हुए। सपोज मान लीजिए वो निकला हमारा 1.5 लाख। तो हम क्या करेंगे कि इसका 10%, क्या बोला था उन्होंने, एटलीस्ट 10% होना चाहिए। इसका 10% आया मतलब 1 लाख रुपीज। तो पिछले 12 महीने में अगर इसकी
ट्रेडिंग टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि 1 लाख कितना है 10%, मिनिमम 10% होनी चाहिए, 10% से ज़्यादा है तो भी फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड कम से कम 10% होनी चाहिए, तो 10% कम से कम कितना आ रहा है 1 लाख। वो 1 लाख कंपेयर करेंगे हम ट्रेडिंग टर्नओवर से। अगर ये 1 लाख से ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड माना जाएगा, अगर 1 लाख से कम है तो माना जाएगा इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर से। तो यहाँ पे कितना है 1.5 है और होना 10% कितना था 1 लाख की, तो यहाँ पे मान लिया जाएगा वो फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है। सपोज यही 1.5 लाख नहीं होके 90,000 हो जाता, 0.90 लाख हो जाता, 90,000 होता, तो इस कंपनी की शेयर्स को मैं क्या बोलता इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है। तो देखो अब वापस डेफिनेशन पढ़ो, शेयर्स ऑफ अ टारगेट कंपनी इन विच ट्रेडिंग टर्नओवर ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, हम मान लेते हैं ये हमारी बीएससी पे लिस्टेड है। इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स भी करेंगे हम, 2-4 पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे। बीएससी पे ट्रेडिंग टर्नओवर ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग द 12 preceding calendar month in which the preceding the calendar month in which public announcement was made। तो जिस महीने में पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ उस महीने के प्रीसीडिंग 12 कैलेंडर मंथ का ट्रेडिंग टर्नओवर कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। तो ये 10 लाख थी, 10 लाख में 10%, 1 लाख से ज्यादा है तो फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड, 1 लाख से कम है तो इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर। अब इसमें एक वर्ड लिखा है एनी स्टॉक एक्सचेंज, तो क्या हाँ तो हमारी टारगेट कंपनी मान लो वो बीएससी पे भी लिस्टेड है और एनएससी पे भी लिस्टेड है, ठीक है। हमारे 10 लाख शेयर से वो एनएससी पे भी लिस्टेड है और बीएससी पे भी लिस्टेड है। तो यहाँ पे क्या लिखा है एनी स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज पे हमारे ट्रेडिंग टर्नओवर 10% से ज़्यादा होना चाहिए। सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग टर्नओवर बीएससी में 90.90 लाख था और एनएससी में 1.20 लाख था। तो एक स्टॉक एक्सचेंज पे तो हमारा 10% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, बट एक स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हो रहा है। तो प्रोविजन क्या बोलता है कि एनी स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज पे होना चाहिए। या किसी भी एक पे हो रहा है, हाँ बीएससी पे नहीं हो रहा है पर एनएससी पे हो रहा है, तो इस कंपनी के शेयर्स को क्या मान लिया जाएगा फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। यहाँ पे भी अगर मान लो 1 लाख से कम आता 0.80 है तो इनफ्रिक्वेंटली, यहाँ पे पर बीएससी पे मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा हो जाता 1.90 था तो यहाँ पे हो गया। तो किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज पे आपका 10% से ज़्यादा का ट्रेडिंग टर्नओवर होना चाहिए, और कितने मंथ का है 12 मंथ का। अगर क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आप बोलेंगे आपकी कंपनी की शेयर्स फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है, और अगर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो हम बोलेंगे इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स है। अब इसकी एक को लास्ट लाइन जो लिख रखी है वो और कंफ्यूजिंग है, उसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। लास्ट लाइन क्या लिख रखी है, हाउएवर के बाद में क्या लिखा है, हाउएवर वेयर द शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स ऑफ अ टारगेट कंपनी इज नॉट आइडेंटिकल थ्रू आउट सच पीरियड, द वेटिंग एवरेज नंबर ऑफ टोटल शेयर्स ऑफ सच क्लास ऑफ टारगेट कंपनी शेल बी रिप्रेजेंटेड टू द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मान लीजिए यही वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का हम ट्रेडिंग टर्नओवर देखेंगे। अब मान लीजिए यहां से क्या हुआ, 1 अप्रैल से ले लीजिए मान ले 30 सितंबर तक मेरी कंपनी की शेयर्स थी 10 लाख रुपए, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ हमारी शेयर्स थी 10 लाख रुपए। और इस कंपनी ने क्या करा, 1 अक्टूबर को शेयर्स अलॉट करी, 2 लाख की शेयर्स और अलॉट करी, तो 2 लाख की शेयर्स और अलॉट करी, तो बाकी का यहाँ के 6 महीने उसकी शेयर्स रही 12 लाख, क्योंकि 2 लाख एडिशनल और उसने इशू करी है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ केस है जहां पे आपकी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसी नहीं है, यहाँ से 6 महीने अलग रही, यहाँ से 6 महीने अलग रही, तो इस केस में आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे, इस केस में निकालोगे आप वेटेड एवरेज मेथड से। तो यहाँ पे क्या करोगे, आपकी 10 लाख जो शेयर्स थी वो कितने महीने रही, 6 महीने, तो ये हो गया 60, और बाकी के टाइम पे 6 महीने में कितनी रही 12 लाख, 12 लाख इंटू 6 मंथ दैट इज 72। तो
इन दोनों का प्लस करेंगे 130